हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम माउंटबेटन प्लान पे डिस्कस करने वाले हैं। तो इसकी कुछ पृष्ठभूमि पे बात कर लेते हैं। पहले पिछली कुछ क्लासेस में हमने देखा कि किस प्रकार से भारी जन आंदोलन और उधर सुभाष चंद्र बोस की सेना जो है आज़ाद हिंद फौज, और बाद में आपने देखा किस प्रकार से आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों के ऊपर चलाया गया मुकदमा, उसका दबाव और नौसेना विद्रोह का दबाव। इन सब चीज़ों का एक दबाव जो है ब्रिटेन की सरकार के ऊपर संयुक्त रूप से पड़ रहा था, और द्वितीय विश्व युद्ध में भी जो है काफ़ी जो है ब्रिटेन को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि मित्र राष्ट्र विजयी रहे, लेकिन फिर भी अब ब्रिटेन के ऊपर बहुत भारी दबाव था कि भारत को या भारत के मसले को किसी न किसी प्रकार से हल किया जाना ज़रूरी है। उसके लिए कैबिनेट मिशन भेजा। क्लेमेंट एटली जैसे ही सत्ता में आए, लेबर पार्टी की सरकार बनी, उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा और आप कह सकते हैं कि कैबिनेट मिशन जो है वो सफल रहा, और उसी के तहत भारत में एक अंतरिम सरकार का गठन किया गया और एक संविधान सभा का गठन भी किया गया। अब देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें आई। इन दोनों चीज़ों में एक दिक्कत आई कि भारत में संविधान सभा का गठन तो हो गया, लेकिन मुस्लिम प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी जो थी मुस्लिम लीग, उसने संविधान सभा का बहिष्कार किया, क्योंकि वो अपने पाकिस्तान की मांग पर डटे हुए थे। दूसरी तरफ जो अंतरिम सरकार का गठन किया गया, उसमें भी जो है प्रारंभ में मुस्लिम लीग ने भाग लेने से इनकार कर दिया। वहाँ पर भी भारी गतिरोध जो है उत्पन्न हुआ, और उसके बाद जो है मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे घोषित किया, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। जैसे ही प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस शुरू हुआ, तो जो मुस्लिम लीग के शासन के क्षेत्र में जो प्रदेश थे, प्रांत थे, उस समय वहाँ पर भारी तबाही मची। पूरे देश में जो है तनाव की स्थिति हुई। खास करके बंगाल के क्षेत्र में और पंजाब के क्षेत्र में दंगे शुरू हुए, और उन दंगों में दोनों ही पक्षों के बहुत सारे लोग मारे गए, संपत्ति का नुकसान हुआ, और देश में एक अजीब सा माहौल, एक सांप्रदायिक तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया था। अब ऐसी स्थितियां देश में बन चुकी थीं कि लोगों को लगने लगा था कि विभाजन के अतिरिक्त और कोई रास्ता शेष नहीं है। यहाँ तक कि वह लोग भी जो आज तक अपने पूरे जीवन विभाजन का विरोध करते आए थे, सांप्रदायिकता का विरोध करते आए थे, उनके मन में भी अंदर से ये फीलिंग्स आने लगी थी कि हो न हो हमको इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए चाहे देश का बंटवारा करना पड़े, लेकिन अब इस प्रकार से जो कत्लेआम मचा हुआ है, देश में गृह युद्ध की स्थितियां बनी हुई हैं, इसको तो रोकना ज़रूरी है। तो आपने देखा कि ऐसी परिस्थितियों में क्लेमेंट एटली ने एक घोषणा की। फरवरी 1947 में इतना दबाव जो है क्लेमेंट एटली के ऊपर आ चुका था कि उन्होंने घोषणा की कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। ये पहला समय था जब ब्रिटेन की सरकार ने ये स्वीकार किया कि हम भारत को स्वतंत्र कर देंगे। 20 फरवरी 1947 को क्लेमेंट की घोषणा हुई, जिसमें पहली बात कही गई कि हाँ, हम भारत को स्वतंत्रता देंगे। और सिर्फ स्वतंत्रता देने की बात नहीं कही, उन्होंने उसके लिए एक डेट भी निर्धारित कर दी। 30 जून 1948 तक हम भारत को स्वतंत्रता दे देंगे। और साथ ये भी कहा कि यदि इतने समय अंतराल में भारत की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो किसी एक निश्चित हल पर नहीं पहुंचती हैं, तो फिर हम अपनी मर्जी से जिसको जैसे चाहें, जिस पार्टी को जिस रूप में चाहें, सत्ता हस्तांतरित कर देंगे और भारत से चले जाएंगे। तो ऐसा उन्होंने अपनी एक घोषणा कर दी। अब इस घोषणा में उन्होंने जो इसकी भाषा थी, जो इसके प्रावधान थे, उससे एक प्रकार से भारत का विभाजन तय हो गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम किसी को भी सत्ता देने के लिए तैयार हैं, आप आपस में निपट लीजिए। यानी कि सीधी सी बात ये थी कि जो राजी नहीं होते हैं तो हम बंटवारा भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हर हालत में हम भारत को 30 जून 1948 तक स्वतंत्र कर देंगे। अब देखिए, इसके लिए उन्होंने एक नया वायसराय नियुक्त किया, लॉर्ड माउंटबेटन। इस समय यहाँ पर लॉर्ड बेवेल जो है
वायसराय थे, उनकी जगह पर लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। तो यहीं से ये क्लास स्टार्ट करेंगे हम, क्लेमेंट एटली की घोषणा। देखिए, माउंटबेटन योजना में सबसे महत्वपूर्ण पहले आप देखें कि यहाँ पर क्या था, कैबिनेट मिशन आया था, आपको पता है। कैबिनेट मिशन दो चीज़ें लेकर के आया और दो चीज़ें इसकी स्वीकार भी हुई। यहाँ पर आपने देखा तो एक संविधान सभा थी, संविधान सभा एक भाग ये था, और दूसरा भाग इसका था अंतरिम सरकार का, अंतरिम सरकार। अब देखिए, सीधी सी बात है, यहाँ पर कांग्रेस बनाम मुस्लिम लीग मामला है। अब दोनों पार्टियां इस चीज़ को स्वीकार की। प्रारंभ में संविधान सभा का गठन भी हुआ, इलेक्शन हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन संविधान सभा के रूप में बाकी और चीज़ों को हम डिस्कस कर चुके हैं। सिर्फ एक बिंदु को देखेंगे कि प्रथम मीटिंग जो हुई इसकी, प्रथम मीटिंग का जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। सीधा सा मतलब था कि हमें ये चीज़ स्वीकार नहीं है। मुस्लिम लीग ने क्या किया, यहाँ पर बहिष्कार किया। इनकी क्या डिमांड थी? इनकी डिमांड थी कि हमको पाकिस्तान चाहिए और हमें संयुक्त ये संविधान सभा नहीं चाहिए, हमको अपनी अलग संविधान सभा चाहिए। इसलिए इन्होंने इस संविधान सभा में भाग लेने से मना कर दिया। अंतरिम सरकार जो थी, अब यहाँ पर पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि हम अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग जो है भाग नहीं लेगी, लेकिन जब लॉर्ड बेवेल ने कहा कि ठीक है हम कांग्रेस को लेकर के सरकार बना रहे हैं, तो फिर मोहम्मद अली जिन्ना भी उसमें शामिल हो गए। लेकिन इससे पहले जो है उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस घोषित किया। तो यहाँ पर अंतरिम सरकार के लिए क्या था, उन्होंने मुस्लिम लीग ने प्रारंभ में सरकार में भाग लेने से मना कर दिया। सरकार में भाग लेने से मना कर दिया। हालांकि बाद में इन्होंने भाग लिया था, उसको पीछे हम पढ़ चुके हैं, उस चीज़ पे हम नहीं जाना चाह रहे हैं। हम सिर्फ आपको परिस्थितियां समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन्होंने भाग लेने से मना कर दिया और इन्होंने कहा कि हम 16 अगस्त 1946 क्या करेंगे, हम प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, इस चीज़ की घोषणा की और इससे बहुत ज़्यादा रक्तपात मचा। यानी कि इससे देश में क्या हुआ, दंगे होने लगे, हिंदू मुस्लिम दंगे होने लगे देश में। और इससे जो है लॉर्ड बेवेल के ऊपर बहुत भारी प्रेशर आ गया। उन्होंने जो है ब्रिटेन सूचना भेजी इस चीज़ की और क्लेमेंट एटली ने जो है तुरंत एक घोषणा की 20 फरवरी को। तो अब उस पर आ जाते हैं हम। यानी कि इससे ऐसी परिस्थितियां देश में उत्पन्न हो चुकी थी कि कोई रास्ता शेष नहीं था इन चीज़ों की वजह से, विभाजन के अलावा। और इसके लिए जो है सत्ता हस्तांतरण करना था, देश का विभाजन जरूरी था या नहीं भी जरूरी था, जो भी था, लेकिन इस पर अब एक सीरियस रूप से विचार करना आवश्यक था। भारत का विभाजन एक मुद्दा बन चुका था जिसका हल अब उसको टाल करके नहीं किया जा सकता था। आप देख रहे थे कि कैबिनेट मिशन में उस बात को टाल दिया गया था कि पाकिस्तान को हम स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन अब ये मुद्दा इतने सशक्त तरीके से सामने आ चुका था, गृह युद्ध की स्थितियां बन चुकी थी कि इसका या तो हल किया जाए या फिर पूरे देश को जलने दिया जाए। तो क्लेमेंट एटली जो पीएम हैं, नए पीएम, उन्होंने एक घोषणा की। देखिए क्या घोषणा थी, ऐसी परिस्थितियों में उनकी घोषणा आई। इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कोई भी लॉजिकल चीज़ न छोड़ के चलिएगा, फैक्ट मत बटोरने की कोशिश करिए, चीज़ों को पढ़िए सही से। एक भी क्वेश्चन अगर आता है टॉपिक से तो वो आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। आपका सिलेक्शन एक क्वेश्चन पे भी डिपेंड करता है, तो इसलिए हर एक चीज़ को क्लियर करते चलें। देखिए क्लेमेंट एटली की घोषणा, क्लेमेंट एटली की घोषणा
ये आई 20 फरवरी 1947। ज़्यादा कुछ नहीं, 4 चीज़ें इसमें आपको याद रखनी है। इस घोषणा में 4 चीज़ें इसमें थी। देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि इन्होंने भारत को स्वाधीनता देना स्वीकार कर लिया, और फिर दूसरी बात यह है कि उसके लिए एक डेट भी निर्धारित कर दी। तो पहला पॉइंट ये है कि भारत को स्वाधीनता देना स्वीकार किया इन्होंने इसी में, और स्वाधीनता की डेट भी निर्धारित कर दी। स्वाधीनता की तारीख, स्वाधीनता की तारीख क्या रखी गई? 30 जून 1948। इतना समय दिया गया कि इस तारीख तक आप अपने मामले को हल कर लें कि आप विभाजन चाहते हैं, एक संविधान चाहते हैं, या जो भी आपके मसले हैं वो आपस में आप तय कर ले। इस तारीख को हम स्वतंत्रता देंगे। और साथ में एक चेतावनी लगा दी, या समझ लीजिए कि आग को और भड़का दिया। इन्होंने कहा कि यदि इस समय में, इस समयांतराल में, इस दौरान भारतीय किसी हल को नहीं निकाल पाए, किसी हल पर नहीं पहुँचे, तो हम सत्ता अपने हिसाब से प्रदान करेंगे, अपने हिसाब से हस्तांतरित करेंगे। ये इन्होंने कह दिया, और ये बड़ी बात थी। यानी कि अब यदि हल नहीं निकलता है तो फिर बंटवारा तय है। और एक चीज़ इन्होंने की कि इसके लिए अब वायसराय का बदलना ज़रूरी था, क्योंकि ये बेवेल के बस की बात नहीं थी। देखिए, बेवेल एक इस प्रकार का वायसराय था जो वास्तव में शासन करने के लिए आया था। ऐसे मामलों का हल निकालने के लिए एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो प्रभावशाली व्यक्तित्व का हो, मिलनसार हो, जो घुल मिल सकता हो, जो व्यक्तियों से अपनी बातों को कुछ न कुछ तरीके से मनवा सकता हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए था। और बेवेल ऐसे व्यक्ति नहीं थे। यानी कि यदि बेवेल यहाँ पर होते वायसराय तो शायद ये मामला सुलझ ही नहीं पाता। और इसके लिए एक व्यक्ति लाया गया, लॉर्ड माउंटबेटन। तो इन्होंने कहा कि लॉर्ड माउंटबेटन नए वायसराय होंगे, वायसराय होंगे। वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। ये थी इतनी घोषणा। चलिए माउंटबेटन को लेकर आते हैं भारत। अब देखिए, माउंटबेटन के विषय में कुछ खास चीज़ें हैं जो अभी तक पुराने वायसराय से कुछ अलग हैं। 2-3 प्रथाएं थी कि जब कोई भी वायसराय चेंज होता था तो गेटवे ऑफ इंडिया पे एक जहाज़ से उसकी एक भव्य विदाई होती थी। वो जहाज़ में बैठ कर के जाता था इंग्लैंड, और फिर उसी जहाज़ में बैठ कर के नया वायसराय आता था। तो इतने वर्षों के कार्यकाल में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि एक साथ भारत में 2-2 वायसराय रहे हों, क्योंकि एक जब भारत का वायसराय चला जाता था तभी दूसरा आता था। लेकिन ये पहला मौका था जब एक समय में भारत में 2 वायसराय उपस्थित थे, लॉर्ड बेवेल और लॉर्ड माउंटबेटन। क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने विशेष आग्रह करके कहा था कि जब मैं भारत पहुंच जाऊंगा तब जो है वापस आएंगे लॉर्ड बेवेल, क्योंकि मुझे उनसे कुछ यहाँ की परिस्थितियों पर विशेष वार्ता करनी है, चीज़ों को समझना है। इसीलिए अब की बार जो है मैं जब पहुँच जाऊँगा उनसे वार्ता करूँगा, उसके बाद जो है वो वापस आएंगे। तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन का स्वागत जो है लॉर्ड बेवेल ने किया था। ये एक पहली उसकी विशेषता थी। ये पूछा भी क्वेश्चन जाएगा आपसे, लॉर्ड माउंटबेटन ये जो नया वायसराय आया तो इसके विषय में कुछ विशेष बातें हैं। विशेष देखिए, विशेष बातों में पहली बात तो ये थी कि इसका स्वागत किसने किया? इसका स्वागत
निवर्तमान यानी जो अब नहीं है लेकिन है अभी वही निवर्तमान वायसराय बेवेल ने किया। और ये चीज़ यहाँ पे दर्ज कर लीजिएगा कि वैसे परंपरा में क्या था, पुराना वायसराय जिस जहाज़ से जाता था उसी से नया वापस आता था, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। इसीलिए भारत में एक साथ 2 वायसराय उपस्थित हुए, भले ही थोड़े समय के लिए, लेकिन उपस्थित हुए। तो ये एक इसकी खास बात थी। दूसरी एक जो सबसे विशेष बात थी कि इतने वर्षों के कार्यकाल में ये पहला वायसराय था जिसको शासन करने के लिए नहीं भेजा गया था। इसको भेजा गया था शासन को हस्तांतरित करने के लिए। यानी कि अब ब्रिटेन भारत पे शासन करने के लिए वायसराय नहीं भेजा, बल्कि इसलिए भेजा कि इस सत्ता को भारतीयों के हाथ में हस्तांतरित करना है। तो इसकी नियुक्ति शासन के लिए नहीं थी, शासन के लिए नहीं थी, बल्कि सत्ता हस्तांतरण के लिए हेतु। ये खास बात थी। देखिए, जब ये आया लॉर्ड बेवेल से मिला आकर के, तो लॉर्ड बेवेल ने कहा, तोबा भैया, यहाँ के मामले से निपटना बहुत मुश्किल है, टेढ़ी खीर है, और तुम ऐसा करना, सलाह दी इन्होंने अपनी तरफ से, कहा कि ऐसा करना, तुम किसी तरीके से 11 प्रांत हैं वहाँ से अपने अधिकारियों अंग्रेज़ों को बचा लो, बस यही तुम्हारी सबसे बड़ी बात है, यही तुम कर ले जाओ, बहुत है। यानी कि इतने ऐसे माहौल में तुम बस अपने आदमियों को बचा लेना, ये तुम्हारा प्रथम उद्देश्य है, बाकी तो इनको समझाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन जो है, हमने जैसा बताया कि बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व था, ये लोगों में मिलने जुलने का आदी था, और इसने वायसराय की परिभाषा बदल दी। जब ये आया भारत में तो ये हर एक व्यक्ति से मिला, चाहे वो छोटी से छोटी पद पे हो या जो भी उसके आया कार्य के दौरान, उससे वो घुल मिल करके मिला। जवाहरलाल नेहरू ने तो यहाँ तक कहा था कि पहली बार जो है भारत में एक इंसान वायसराय बन करके आया है, कोई जो है कॉलर वाली शर्ट नहीं है, मतलब कफ कॉलर वाला कोई शर्ट नहीं, बल्कि एक इंसान वायसराय बन करके आया है, ऐसा कहा था उन्होंने। क्योंकि व्यक्ति जो है ये सरल और प्रभावशाली व्यक्तित्व का व्यक्ति था। तो इसने कहा, नहीं, मैं जो है इस तरह की नीति नहीं अपनाऊंगा, मैं एक दूसरी नीति अपनाऊंगा कि लोगों को समझा करके किसी एक निर्णय पर लेकर के आऊँगा, ऐसी नीति इसने निर्धारित की। तो 2 विशेषताएं देखिए इसके विषय में। तीसरी विशेषता ये थी कि इसने कुछ विशेष शक्तियां भी मांगी थी ब्रिटेन संसद से, कि हमको चूँकि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ भेजा जाता है, भारत का वायसराय बनना एक स्वप्न के बराबर नौकरी थी, क्योंकि उस समय भारत का वायसराय समझिए कि एक देश का जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री होता है उससे भी बढ़कर था, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐशो आराम और बिना उत्तरदायित्व, यानी कि एक तानाशाही शासन करने की शक्ति उसके पास होती थी। तो उस समय भारत का वायसराय होना दुनिया में सबसे जो है समृद्धशाली नौकरी मानी जाती थी। तो वायसराय बनकर के माउंटबेटन उस समय आया जब वो शासन उसके हाथ से जाना था। इसके लिए बड़ी दुखद बात है ये कि अन्य वायसराय आए और इन्होंने उस चीज़ को एंजॉय किया, बल्कि लॉर्ड माउंटबेटन आया तो उसको जो है उसके हाथ से सत्ता जाने वाली थी। तो इसने कहा, ठीक है, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए आप भेज रहे हो, तो मुझे कुछ ऐसी शक्तियाँ चाहिए जैसे कि बार बार मुझे लंदन से पूछना ना पड़े कुछ भी निर्णय करने के लिए, और जो ब्रिटेन संसद यानी कि लंदन की सरकार है वो बार बार हमारे कामों में कोई हस्तक्षेप भी ना करे, और इसके लिए इन्होंने इटली को राज़ी कर लिया था। तो इसके पास विशेष शक्तियाँ क्या थी? विशेष शक्तियाँ थी इसके पास। क्या शक्तियाँ थी? इसको जो है बार बार लंदन से अनुमति की ज़रूरत नहीं थी।
अनुमति की ज़रूरत नहीं थी। एक ये चीज़ थी। और दूसरी क्या थी, जो है ब्रिटेन कह लीजिए या लंदन कहिए, ब्रिटेन कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर परिस्थितियों के हिसाब से निर्णय लेना था और बार बार वहाँ पूछना, बार बार वहाँ से निर्णय लेना, इसमें बहुत देरी लगती है और शायद काम नहीं बन पाता, इसलिए ये विशेष पावर इसको दी गई थी। अब देखिए, भारत को सत्ता देनी है तो क्या ऐसे हवा में नहीं दे दी जाएगी। सत्ता हस्तांतरण का विधेयक बनाना पड़ेगा और उसको जो है वहाँ संसद में रखना पड़ेगा। और क्लीमेंट इटली की सरकार वहाँ पर है, चलिए मानते हैं, ठीक है, लेकिन उसको पास करने के लिए तो लोकसभा राज्यसभा जैसे दो होते हैं, वैसे वहाँ भी हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स दो सदन थे। दोनों जगह से उस विधेयक को पास करवाना पड़ेगा, तभी तो भारत को सत्ता हस्तांतरित की जा सकेगी। तो अब उसमें अड़चन आ रही थी। विंस्टन चर्चिल जो पुराना पीएम है, मान लिया वो सत्ता में नहीं है तो हाउस ऑफ कॉमन्स में, चलिए उसका बहुमत नहीं था हाउस ऑफ कॉमन्स में, तो ये प्रस्ताव जल्दी पास हो जाता विधेयक। लेकिन जब वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुंचता तो वहाँ पर तो विंस्टन चर्चिल का बहुमत अब भी था, क्योंकि अभी उसने पीछे शासन किया है और जो भी सरकार रहती है 5-6 साल 7 साल, वो राज्यसभा में उसके तो मेंबर ज़्यादा होते हैं ना, तो वहाँ भी हाउस ऑफ लॉर्ड्स में उसके मेंबर्स तो अभी ज़्यादा ही थे। हालांकि 1-2-3 साल बाद में जो है लेबर पार्टी के सदस्य वहाँ बढ़ जाते, लेकिन तब तक तो मामले को वो टलवा सकता था। यानी कि अगर विंस्टन चर्चिल राजी नहीं होता तो आज़ादी को 1-2 साल और वो टलवा सकता था। क्या करता वो जो है हाउस ऑफ लॉर्ड से इस बिल को पारित ही नहीं होने देता, तो उसको भी राज़ी करना ज़रूरी था। इसीलिए लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो एक विशेष काम करके आया था कि यहाँ आने से पहले ही उसने जो है विंस्टन चर्चिल को भी मनाया था इस बात के लिए कि हम ऐसा करने जा रहे हैं वहाँ पर, और इसके लिए आप सहमति पहले दे दें, ऐसा न हो बाद में इसमें आप अपनी अड़चन लगाएं। तो इसने क्या था, विपक्षी विंस्टन चर्चिल को भी पहले ही सहमत किया था। अगर ऐसा न करता तो फिर पता चलता कि यहाँ पर 1 साल ये मेहनत करके महोदय जाते, यहाँ से सब पूरा तय करके कांग्रेस लीगल और मुस्लिम लीग का सब मैटर निपटा करके अपना ये बिल लेके पहुँचते और संसद में रखते, तभी तो सत्ता हस्तांतरित होती ना। ऐसे तो हो नहीं जाती कि सिर्फ ये कह दें कि हाँ चलिए भारत को आज़ाद कर दिया, भारत आज़ाद हो गया। वहाँ की संसद से पारित तो करवाना था, तो हाउस ऑफ कॉमन्स से तो पारित हो जाता क्योंकि इटली की मर्जी थी। लेकिन जब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पहुँचते तो वहाँ पर विंस्टन चर्चिल का दल बहुमत में था, तो इसको भी पहले सहमत किया था। इसके अलावा भारत में कार्य के दौरान बहुत से भारतीयों की मदद जो है लॉर्ड माउंटबेटन ने ली थी। अपने स्टाफ में मेनन को भर्ती किया, मेनन का नाम आप जानते हैं, मेनन भी थे, और बहुत से लोगों का सहयोग लिया था। यानी कि कार्य में भारतीयों का सहयोग, और ऐसा तय भी हुआ था, कहा भी इनसे गया था कि आप अधिक से अधिक भारतीयों को जो है इसमें शामिल करके तभी निर्णय कीजिएगा। तो कार्य में भारतीयों का सहयोग लिया था। ये इतनी कुछ विशेष बातें लॉर्ड माउंटबेटन के विषय में जाननी है आपको। 24 मार्च 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और ये भारत का जो है 34वां गवर्नर जनरल था, और ये अंतिम गवर्नर जनरल जो है बना भारत का। आज़ादी से पहले का अंतिम और आज़ादी के बाद का प्रथम भारत में जो है गवर्नर जनरल बना था प्रथम, और बाद में भारतीय जो है वो सी राजगोपालाचारी बने थे। तो इसके विषय में एक पॉइंट और नोट कर लें, कब आया ये, 24 मार्च 1947 भारत आया, और ये 34वां गवर्नर जनरल था, 34वां गवर्नर जनरल। बंगाल में सबसे पहले जो है गवर्नर बन करके
लॉर्ड क्लाइव आया था और वहाँ से सफ़र शुरू हुआ था और 34 नंबर पे सत्ता वापस देने के लिए लॉर्ड माउंटबेटन महोदय जो है 47 में भारत आ गए। अब देखिए इनकी योजना क्या थी, इस पे हम बात करेंगे। ये तो सब इनकी विषय में कहानी हो गई। अब मेन जो बात है कि इन्होंने क्या योजना रखी, उस योजना को कहा जाता है माउंटबेटन योजना। देखिए योजना कोई बना के नहीं लाया था, ये योजना यहीं बनी। काफ़ी मशक्क़त करने के बाद में एक निर्णय पर जो है बेटन पहुंच पाए और पूरी एक योजना बन के तैयार हुई। जब यहाँ पर आए तो सबसे पहले इन्होंने गांधी जी को पत्र लिखा कि सबसे पहले हम आपसे मिलेंगे, क्योंकि गांधी का उस समय रुतबा था। ऐसा माना जाता था कि गांधी को राज़ी करना ज़रूरी है इसके लिए। तो गांधी जी उसमें बाहर थे। उन्होंने कहा हम बाद में मिलेंगे आकर के आपसे, अभी तो नहीं मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात हुई। जवाहरलाल नेहरू से बहुत लंबी वार्ता हुई। जवाहरलाल नेहरू को पहले से ही ये जानते थे, क्योंकि एक बार ये जो है आ चुके थे पहले भारत, और तभी से इनकी मित्रता जो है रही थी। जवाहरलाल नेहरू से जो है सारी परिस्थितियों की जानकारी हुई, और जब विभाजन की बात आई तो नेहरू ने कहा कि ये जो है काफ़ी दुखद कार्य होगा। उसके बाद सरदार पटेल से मुलाकात हुई। सरदार पटेल एक बहुत दृढ़ व्यक्तित्व के, उनको लौह पुरुष कहा जाता है, इस्पात का मनुष्य, बहुत दृढ़ प्रतीक व्यक्ति थे। व्यक्तित्व उनका बहुत प्रभावशाली था। माउंटबेटन भी इस चीज़ से प्रभावित हुआ। लेकिन माउंटबेटन ने सरदार पटेल को इस चीज़ के लिए मनाने में सफलता हासिल कर ली कि हाँ विभाजन ज़रूरी है। इसमें सिर्फ माउंटबेटन का प्रयास नहीं था, परिस्थितियां भी ऐसी बन चुकी थी, जैसा हमने पहले बताया कि देश का माहौल भी ऐसा बन चुका था कि सरदार पटेल जैसे नेता जिन्होंने पूरा जीवन जो है एकता की बात की थी, विभाजन के विपक्ष में रहे थे, उनको भी जो है अब ऐसे सोचना पड़ रहा था। और देखिए अंतरिम सरकार जो बनी उसका भी एक चीज़ समझ लीजिए। अंतरिम सरकार में लीग भी शामिल हुई। आपको पता है लियाकत अली को जो है वित्त मंत्री बनाया गया था। तो काम में बहुत बाधाएं उत्पन्न हो रही थी। जब भी कोई बजट या कुछ भी बिल पास करना होता था तो बड़ी उसमें समझिए स्थितियां अच्छी नहीं थी। तो कांग्रेस और लीग जो है सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे थे सरकार में, और इससे दोनों पक्ष के लोग परेशान थे। कांग्रेस भी लीग के इस कारनामे से बहुत परेशान थी कि सरकार चल नहीं पा रही थी, कोई भी काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। और पूरे देश में जहाँ जहाँ लीग का प्रभाव था वहाँ पर लीग ने दंगे भड़काए, और जिन क्षेत्रों में जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान का जो है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में, वहाँ पर उनके बड़े भाई डॉक्टर खान साहब की सरकार थी, वहाँ पर भी जो है पूरा भरसक प्रयास किया, पठानों को भड़काया उनके खिलाफ़, और हर एक जगह उन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश की थी। तो ये सब माहौल ऐसा बन चुका था और सरकार भी अच्छे से चल नहीं पा रही थी। तो सरदार पटेल का ये मानना था कि अगर आपके हाथ का कोई एक अंगूठा सड़ जाता है तो उसको फिर काटना ही उचित है, नहीं तो पूरे शरीर में विष फैल जाएगा। तो इस तरह से वो भी अब धीरे धीरे बंटवारे के पक्ष में चले गए थे। महात्मा गांधी से मुलाकात हुई, मोहम्मद अली जिन्ना से भी मुलाकात की। हर एक छोटे बड़े लीडर से मुलाकात करने के बाद में माउंटबेटन इस निष्कर्ष पे पहुंचा कि विभाजन आवश्यक है, विभाजन करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना से जो मुलाकात हुई उसमें मोहम्मद अली जिन्ना किसी भी दूसरे रास्ते पर या दूसरे विकल्प पर राजी ही नहीं थे। इस वजह से अब एक ही रास्ता रह गया था कि विभाजन कर दिया जाए, और फिर इसी को लेकर के जो है डिक्की बर्ड योजना बनाई गई। देखिए डिक्की बर्ड योजना, बाल्कन प्लान, माउंटबेटन योजना, ये सारे एक ही प्लान के नाम हैं जो है माउंटबेटन का प्लान। तो इसके कई नाम हैं। देखिए इसको बाल्कन प्लान भी कहते हैं, बाल्कन प्लान। जैसे बाल्कन देश है ना, बहुत टुकड़े टुकड़े में टूट गए थे, तमाम देशों में बंटवारा हो गया था, तो इसको जो है JL नेहरू ने कहा था ये तो एक बाल्कन प्लान जैसा है, इसमें जो प्राविधान आप कर रहे हो वो तो हमारे देश की स्थिति वैसे कर देगा जैसे बाल्कन कंट्रीज़ के साथ हुआ था। तो इसको बाल्कन प्लान भी कहा गया। इसको डिक्की बर्ड योजना भी कहा जाता है, डिक्की बर्ड। देखो डिक्की जो है माउंटबेटन का घरेलू नाम है, तो डिक्की बर्ड योजना भी इसको कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन एक बार IAS में पूछा भी गया है कि डिक्की बर्ड योजना क्या थी, तो ऐसा ना हो आप समझे कि डिक्की बर्ड क्या है, ये यही चीज़ है।
और इसको जो है माउंटबेटन प्लान तो कहा ही जाता है। माउंटबेटन प्लान, माउंटबेटन योजना या प्लान, ये सभी इसी के नाम हैं। और ये योजना जो है माउंटबेटन योजना, ये 3 जून को रखी गई थी, इसलिए इसको 3 जून की योजना भी कहते हैं। 3 जून की योजना, क्योंकि इसको 3 जून को प्रस्तुत किया गया था, इसीलिए उस डेट के नाम से भी इसे जानते हैं, 3 जून योजना। अब देखिए माउंटबेटन योजना क्या है, सीधे से मुद्दे पे आते हैं, उन पॉइंट्स को जान लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत आपको नहीं है। देखिए माउंटबेटन योजना में पहला जो बिंदु था, यानी विभाजन अनिवार्य है, विभाजन आवश्यक है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। गांधी जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसका बहुत विरोध किया प्रारंभ में, लेकिन बाद में जो है अन्य सभी नेताओं ने अपना दबाव बना करके उनको भी राजी कर लिया था इसके समर्थन में। विभाजन आवश्यक है, तो विभाजन कैसे होगा? देखिए विभाजन में ये मामला था इस तरह से, इंडिया, ये जो सब एरिया था जिसमें यहाँ पे आप जानते हो पंजाब एरिया है, सिंध एरिया है, बलूचिस्तान है, और इधर जो है बंगाल का जो एरिया था, ये एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था। तो यहीं पर इसको पंजाब कहा जाता था, पंजाब सिंध वाला इलाका, और ये बंगाल का इलाका, और यहीं पे लगा हुआ असम का इलाका, असम का सिलहट, ये मुस्लिम बाहुल्य था। तो इसमें क्या कहा गया कि बंगाल और पंजाब 2 जगह क्या करेंगे, हम 2 प्रांतों का बंटवारा करेंगे, यानी कि बंगाल में बांट पड़ेगा, यहाँ बंगाल में विभाजन होगा, यहाँ पंजाब में भी विभाजन होगा, यानी इसमें हम बंटवारा करेंगे, क्योंकि इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, और यहाँ की जो विधायिका है, जो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, वो अलग अलग बैठक करेंगे, जो हिंदू क्षेत्र वाले होंगे अलग, और जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र वाले प्रतिनिधि हैं वो अलग बैठक करेंगे, और फिर वो तय करेंगे कि हमको विभाजन चाहिए या नहीं चाहिए। यानी कि एक प्रकार से यहाँ पर जनमत रखा गया, अगर दोनों में से कोई एक विभाजन के लिए यस करता है तो विभाजन कर दिया जाएगा। यानी कि बंगाल और पंजाब में विभाजन की बात की गई। सिंध में रखा गया कि सिंध की विधायिका के लोग तय करेंगे, बैठेंगे एक जगह, और वो तय करेंगे कि हम अलग अपनी संविधान सभा बनाएंगे, या फिर जो दिल्ली की संविधान सभा है यानी भारत की, या आप सीधे शब्दों में कह लीजिए कि हम पाकिस्तान की तरफ जाएंगे या हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे, सिंध के तय करेंगे। बलूचिस्तान में जनमत कराया जाएगा, बलूचिस्तान में जनमत करा करके निश्चित किया जाएगा कि वो किधर जा रहे हैं। सिलहट जो असम का एक मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र था, वहाँ भी जो है कहा गया कि हम यहाँ भी जनमत कराएंगे कि किधर जाना है आपको। और ये सिंध का इलाका जो पश्चिम उत्तरी प्रांत का क्षेत्र है, यहाँ पर भी जनमत की बात की गई। अब देखिए हुआ क्या, ये सभी इलाके जो है बंटवारे के लिए राजी हो गए। बलूचिस्तान जो था उसने पाकिस्तान के पक्ष में जाने का निर्णय किया, असम का जो सिलहट था वो भी पाकिस्तान के पक्ष में जाने का निर्णय किया, और जो बंगाल बटा 2 टुकड़ों में, बंगाल 2 टुकड़ों में बटा, तो जो ये इधर का पूर्वी बंगाल था उसने पाकिस्तान के समर्थन में निर्णय किया कि हम पाकिस्तान की संविधान सभा में जाएंगे। इसी तरह पंजाब जो था, पंजाब का इधर का हिस्सा इंडिया में और इधर का हिस्सा पाकिस्तान में जाने का निर्णय किया। यहाँ पर जो पश्चिम उत्तरी सीमा प्रांत जहाँ डॉक्टर खान साहब की सरकार थी, वहाँ पर जो है उन्होंने जनमत संग्रह का बहिष्कार कर दिया कि हम जो है जनमत संग्रह नहीं कराएंगे, बहिष्कार किया। लेकिन निर्णय हो चुका था कि वो एरिया कहाँ जाना है, तो वो भी जो है पाकिस्तान में ही गया। इस प्रकार से बंटवारा हो गया और 2 जगह पाकिस्तान का अस्तित्व बनने के लिए बन गया कि इधर एक पाकिस्तान और इधर जो है पूर्वी पाकिस्तान बनेगा, जिसको आज बांग्लादेश के रूप में जानते हैं आप। तो ये हुआ। अब देखिए इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको नोट डाउन कर लें। इसको आप समझ गए होंगे, एक रफ फिगर पे इस चीज़ को आप समझ लिए कि कहाँ पे क्या होना था। अब इसको नोट करें, कैसे नोट करेंगे, देखिए बंगाल और पंजाब
पंजाब के प्रतिनिधि तय करेंगे कि वह, अब देखिए बात तो यहाँ पे संविधान सभा की गई थी, लेकिन हम सीधे सीधे भारत और पाकिस्तान लिखेंगे। यहाँ पे कहा यह गया था कि प्रतिनिधि ये तय करेंगे कि वो जो वर्तमान संविधान सभा है यानी दिल्ली वाली, उसमें भाग लेंगे या फिर वो नई संविधान सभा जो बनेगी पाकिस्तान के लिए उसमें शरीक होंगे। तो कहने का मतलब यही था कि वो हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे या पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। तो उसी को सीधे शब्दों में हम लिखेंगे, बंगाल और पंजाब के प्रतिनिधि तय करेंगे कि वे हिंदुस्तान या पाकिस्तान में शामिल होंगे। इसमें कहा गया कि मुस्लिम जो बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ के प्रतिनिधि अलग मीटिंग करें और बाकी जो है अलग मीटिंग करें, और अगर दोनों में से कोई भी एक बंटवारे के लिए राजी है तो फिर बंटवारा कर दिया जाएगा, और फिर वो तय करेंगे, जो दो टुकड़े बनेंगे फिर वो खुद तय करेंगे हम किधर जाएंगे। तो ठीक है, तो यहाँ पर दो टुकड़े हो गए, यहाँ पर जो है दो टुकड़े हो गए, और इसमें से जो है पंजाब के दो बने और बंगाल के दो बने। बंगाल वालों में दो टुकड़े हुए यानी बंटवारे का निर्णय किया, और एक बना पश्चिम बंगाल और एक बना पूर्वी बंगाल। पश्चिम बंगाल ने निर्णय किया कि वो भारत के साथ जाएंगे और पूर्वी बंगाल ने पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय किया। पूर्वी बंगाल, पश्चिम बंगाल आज भारत में आप देखते भी हो स्टेट है। पूर्वी बंगाल जो है अब बांग्लादेश बन चुका है। अब जो पंजाब था उसमें भी जो है बंटवारा हो गया, पंजाब में भी दो टुकड़े हुए और एक बना पश्चिमी पंजाब और एक बना पूर्वी पंजाब। यहाँ के प्रतिनिधियों ने निर्णय लिया, पश्चिम वाले जो भाग के थे उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे यानी पाकिस्तान की संविधान सभा में, और पूर्वी पंजाब ने जो है भारत का दामन थामा, क्योंकि ये इनको स्वेच्छा से दिया गया था कि आप जिधर जाना चाहें उधर जाएंगे। इसी सब चीज़ के लिए तो इसको बाल्कन प्लान कहा गया था। तो ये जो है इस तरह से आए। अब दूसरी बात आई सिंध पे, तो सिंध के लोगों ने क्या निर्णय किया, क्या वहाँ पर रखा गया था उसको देखें। यानी बंगाल और पंजाब तो बट गया, तो सिंध जो था वहाँ पर भी यही मामला था कि सिंध के लोग बैठेंगे, निर्णय करेंगे स्वेच्छा से। तो सिंध के लोगों ने जो है पाकिस्तान के साथ जाने का निर्णय किया, प्रतिनिधियों ने। तो सिंध ने पाकिस्तान, शॉर्टकट में लिखने बस आप समझ जाएंगे, पाकिस्तान। बलूचिस्तान की बात करें, असम के सिलहट, देखिए असम जो था, असम का सिलहट ज़िला, सिलहट ने पाकिस्तान की तरफ जाने का निर्णय किया। यहाँ पे जनमत हुआ और क्या निर्णय निकला कि सिलहट जो है वो पाकिस्तान में जाएगा, यानी इसी पूर्वी बंगाल में इसी के साथ जो है सिलहट भी आ गया। असम के पास में ही तो था ये, तो वहीं पे सिलहट भी इसी में शामिल हो गया करके, और ये पूरा जो है यही जो है पूर्वी पाकिस्तान बना जा करके पूरा, ये इसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाएगा। इस तरह से ये मिला के पूर्वी पाकिस्तान बन जाएगा, और बाकी जो बचेगा, जो इधर जो वर्तमान में आज पाकिस्तान देखते हो, तो वो क्या बन जाएगा, पश्चिमी पाकिस्तान। तो असम के सिलहट में कराया गया जनमत, तो वो गए पाकिस्तान के साथ में। और यही चीज़ जो है बलूचिस्तान में भी विचाराधीन थी, बलूचिस्तान में भी जनमत, वो भी एट लास्ट पाकिस्तान में गए। तो इस तरह से जो है दो देश विभाजन में आ गए। और अब जो तीसरा पक्ष बचा देसी रियासत, तो देसी रियासतों को जो है छूट दी गई कि किधर जाना चाहो आप, देसी रियासतें।
इनके लिए रास्ते खुले थे। जिधर जाना चाहें। तो इस प्रकार से ये है पूरा माउंटबेटन की योजना। सीधे सरल शब्दों में आप ये कह सकते हो कि माउंटबेटन योजना में भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया। कैसे करना था बस यही तय होना था, और देसी रियासतों को मौका दिया गया कि वो जिधर चाहे उधर जाके मिल सकते हैं अपना। तो उस पर तो जोड़ तोड़ मचेगा ही अभी आज़ादी के बाद। तो ये थी इसकी एक सिंपल सी योजना, बहुत सरल है, कोई इसमें ख़ास बात नहीं है। और एट लास्ट जो है सभी लोग इस पर राज़ी हुए, कुछ न कुछ नानुकुर करते हुए। मुस्लिम लीग भी इससे संतुष्ट नहीं थी क्योंकि ये विभाजन वगैरह उनको पूरा बंगाल, पूरा पंजाब, ये सब इच्छा थी, उनका सपना था। लेकिन ये विभाजन खैर इस पे उनको मानना ही पड़ा, क्योंकि जब जिन्ना साहब को बुलाया माउंटबेटन ने और कहा कि देखिए बंगाल का और पंजाब का हम विभाजन करेंगे, आधा तुम्हारी तरफ जाएगा या जिधर का जो चाहेगा वहाँ जाएगा, तो जिन्ना साहब ने कहा नहीं, बंगाल की अपनी एक संस्कृति है, पंजाब की अपनी एक संस्कृति है और इसका विभाजन उचित नहीं है। तो माउंटबेटन का जवाब था कि इसी प्रकार से हिंदुस्तान की भी अपनी एक संस्कृति है, तो फिर उसका विभाजन कैसे उचित हो सकता था, और इसका उत्तर जिन्ना के पास नहीं था। इसलिए उनको राज़ी होना पड़ा कि यदि हमको पाकिस्तान चाहिए तो फिर हमको बंगाल और पंजाब का विभाजन भी करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से मुस्लिम लीग मान गई इस चीज़ के लिए। अब बात कांग्रेस पे आई, तो कांग्रेस ने जो है इसके लिए अपनी एक कार्यकारिणी की मीटिंग की इस योजना के बाद में, और वहाँ पर गोविंद बल्लभ पंत ने जो है विभाजन का प्रस्ताव रखा। क्योंकि कांग्रेस जो है एक कार्यकारिणी की मीटिंग में अपना निर्णय लेती थी, वहाँ पास करके सर्वसहमति से निर्णय लेना शुरू से ही परंपरा थी वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि ये जो अध्यक्ष है वो तुरंत कह दे कि हाँ हम राज़ी हैं, पहले वो अपना मीटिंग करके उसको पास ज़रूर करते थे। तो कांग्रेस की एक मीटिंग हुई, उसको भी देख लें आप। तुरंत उसी 3 जून को ही, 3 जून 1947 से 15 जून 1947 ये एक सभा चली, मीटिंग कांग्रेस की कार्यकारिणी मीटिंग। इस मीटिंग में क्या हुआ, इसमें जो है गोविंद बल्लभ पंत, ये सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे, किसने प्रस्ताव रखा था, गोविंद बल्लभ पंत ने विभाजन का प्रस्ताव रखा, विभाजन का प्रस्ताव रखा। और इसके बाद पहले ही सारी बहस हो चुकी थी, गांधी जी वगैरह जो राज़ी नहीं थे उनको राज़ी किया जा चुका था, पटेल वगैरह, जवाहरलाल नेहरू, सब लोग, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ तक चाहते थे कि अगर चलिए विभाजन होना ही है, तो उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया, जब एट लास्ट उनको राज़ी किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले निकाह बाद में तलाक, यानी पहले आज़ादी ले लो फिर देखते हैं विभाजन पे। लेकिन वो बात वगैरह कुछ बनी नहीं, और एट लास्ट वो भी जो है समर्थन में उनको आना ही पड़ा। तो प्रस्ताव रखा और सरदार पटेल और गांधी जी ने समर्थन किया इसका। गांधी जी से समर्थन दिलवाया गया क्योंकि ऐसे हो नहीं सकता था। नेहरू भी थे इसमें, गांधी जी, नेहरू जी ने समर्थन किया इसमें। देखिए गांधी जी और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके बहुत ज़्यादा विरोधी थे विभाजन के, लेकिन इनको ज़बरदस्ती इसमें राज़ी ही कर लिया गया एट लास्ट में। अब जैसे इस पे वोटिंग हुई तो कुछ लोगों ने इसके विपक्ष में वोट डाली, यानी वो एट लास्ट जो है नहीं चाहते थे कि विभाजन हो। तो उसमें कौन थे, खान अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान।
रहमान आदि ने विरोध में मत डाले, विरोध में मत दिया, लेकिन बहुमत था विभाजन की तरफ, तो प्रस्ताव पारित हुआ। प्रस्ताव पारित हो गया और माउंटबेटन जी को यस कह दिया गया कि हाँ ठीक है, हम विभाजन के लिए राजी हैं और आप हमें स्वतंत्रता दीजिए। बस पूरा अपना ये लपेटा उन्होंने और कहा ठीक है, हम जा रहे हैं संसद ब्रिटेन और वहाँ से इसको पास करा के लाते हैं और घोषणा इसकी की जाएगी। तो माउंटबेटन अपनी ये पूरी योजना जो यहाँ से पास करवा लिया इन्होंने, मतलब सबकी सहमति ले ली और इसको लेकर के वो गए ब्रिटेन और ब्रिटेन की संसद में अपना ये विधेयक रखा और वहाँ पर जो है दोनों सदनों की इस पर सहमति ली। फिर सम्राट ने इस पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद में जो ये विधेयक जो है वो अधिनियम बना, उसको कहते हैं स्वतंत्रता अधिनियम, यानी भारत की स्वतंत्रता का एक अधिनियम तैयार हुआ, भारत स्वाधीनता अधिनियम 1947। उसको लेकर के ये भारत आए वापस और फिर जो है इसकी घोषणा की गई कि भारत को स्वतंत्रता दी जा रही है और उसमें कुछ बिंदुवार जो चीज़ें थी उन सब के विषय में हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे कि भारत की स्वतंत्रता का अधिनियम जो 1947 में लाया गया वो कैसे कैसे किन किन तारीखों में पास हुआ था, सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और क्या क्या प्राविधान उसमें स्वतंत्रता से संबंधित किए गए थे, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। और इस प्रकार से भारत का विभाजन और स्वतंत्रता दोनों साथ साथ ही घटित हो जाएंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।